हम मेडिकल कैंप्स नहीं लगाते हैं, ये इलनेस व्यवस्था है। हम हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। क्यों? हाँ, तो स्कूल में परीक्षण करते हैं तो देखते हैं बेटियां एनीमिया का शिकार हैं। आम सेवा बस्तियों में, समाज में गर्भवती माताएं एनीमिया का शिकार मिलती है, किसी को थायराइड है। और एक और बात है, गांव की माताएं या बुजुर्ग बंधुओं की क्या मानसिकता है, जब बीमारी यहाँ तक नहीं आती है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं इलाज के लिए नहीं जाते। देखिए, भिंडी के साथ दही तो नहीं खाना, लस्सी भी नहीं पीनी चाहिए उसके साथ, कल्चर तो एक ही है ना। लेकिन आज आम फैशन हो गया। अब देखिए, खाना बनाते हैं, माताएं सेवियां ले आती हैं और सेवियों में भी दूध डाल देते हैं, खीर में भी दूध डाला होता है। और तो और खाना खाते के बाद में रसगुल्ला रख देते हैं, वो भी तो गुच्छा ही है। तो नमक भी खाया, प्याज भी खाया और साथ में दूध भी खा लेंगे तो भी किडनी तो खराब होगा, हजमा खराब। सलाद में भी है, टमाटर और प्याज अच्छे हैं, पर दोनों को एक साथ खाएंगे तो पेट खराब होता है। भिंडी के साथ मूली का सलाद तो भी पेट खराब होता है। और तो और ये जो गाजर के ऊपर अगर नींबू निचोड़ दें तो भी पेट खराब होता है, क्योंकि नेचर अलग है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये उक्ति हमारे यहाँ वर्षों से कही जा रही है और इसको ही सरलता से कहा गया पहला सुख निरोगी काया। इसलिए कहा गया क्योंकि आप इस चराचर जगत के जितने भी सुख हैं उनका उपभोग तभी कर सकते हैं जबकि आपका शरीर स्वस्थ हो। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े, आपका शरीर वैसे ही स्वस्थ रहे, इस हेतु भारतीय जीवन परंपरा में भी बहुत सी बातें कही गई हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो समाज जीवन के साथ राष्ट्र जीवन को मजबूत करती हैं। ऐसी कहानियां जो स्वस्थ भारत के माध्यम से सशक्त भारत बनाने के लिए काम करती हैं और सशक्त भारत से रास्ता जाता है समृद्ध भारत की तरफ। आप सोचेंगे कि आखिर आज ये संघ की बात होते होते स्वास्थ्य की बात कैसे हो गई। स्वास्थ्य की बात इसलिए क्योंकि आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जिनसे चर्चा करेंगे वे हैं श्रीमान संजीवन जी। संजीवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान संजीवन जी आरोग्य भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथ ही साथ आप राजस्थान और उत्तर क्षेत्र के आरोग्य भारती के संयोजक हैं। आप मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हैं और आप प्रांत प्रचारक भी रहे हुए हैं और साथ ही आप उत्तर क्षेत्र के शारीरिक शिक्षण प्रमुख भी रहे हैं। एक लंबा अनुभव है। तो संजीवन जी, सबसे पहले जानना आपसे ये चाहेंगे कि आखिर आरोग्य भारती जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई और खासतौर पर क्यों हुई, क्या कहना चाहेंगे? आरोग्य भारती की स्थापना 2 नवंबर 2002 को कोच्चि में हुई है जी। अनेक संस्थाएं पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से काम करती थी। कोच्चि में जब सभी प्रबुद्ध जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बैठे, चिंतन मंथन हुआ तो ये विचार हुआ कि पूरे समाज में ये स्वास्थ्य की जो कठिनाई है ये बढ़ती जा रही है जी। और ये जीवन शैली के विकृत होने से हो रही है। तो समाज की स्वस्थ जीवन शैली फिर से समाज के व्यवहार में आ जाए और समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, तो एक पूरे अखिल भारतीय एक संगठन होना चाहिए जी। और इसमें फिर सभी पैथियों का सहयोग यानी साथ लेकर के समावेश करके एक आरोग्य भारती का गठन हुआ। धनतेरस भगवान धन्वंतरी के प्रकट उत्सव के दिन ही ये हुआ। निश्चित रूप से हमारे यहाँ दीपावली से 2 दिन पहले जो धनतेरस मनाई जाती है उस दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का पूजन उस दिन किया जाता है, तो उसी दिन आरोग्य भारती की भी स्थापना हुई। संजीवन जी, एक बार जब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन जो है वो आरोग्य भारती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन मूल संगठन है और समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन जो तैयार हुए, किसानों में काम करने के लिए किसान संघ हो गया, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद हो गया, ऐसे अलग अलग जो संगठन हुए, ऐसे में आरोग्य भारती जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन मन में एक प्रश्न ये भी आता है कि एक संगठन जो है वो एनएमओ के नाम से भी चलता है, तो ये एनएमओ जो है ये क्या आरोग्य भारती का ही एक घटक है या वो अलग से संगठन है? वो क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, क्या अंतर है? एनएमओ को भी संघ के स्वयंसेवकों ने ही प्रारंभ किया है। एनएमओ एलोपैथी के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है।
वो केवल वहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, केवल उसकी फील्ड एलोपैथी है। अच्छा। लेकिन आरोग्य भारती जो है सभी पैथियों, उसमें एलोपैथी के भी डॉक्टर आते हैं, आयुर्वेद भी है, फिजियो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, जितनी भी पैथियां भारत में चलती जी। सबका साथ लेकर और नॉन मेडिकल्स को भी साथ लेकर के स्वास्थ्य का समग्र चिंतन लेकर काम करने वाली एक सेवा संस्था है। आपने कहा कि नॉन मेडिकल लोगों को मेडिकोस, नॉन मेडिकोस, हाँ, उनको भी साथ में लेके और हाँ। आप काम करते हैं, तो स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है उसमें फिर वो लोग क्या काम करते होंगे, क्या गतिविधियां रहती हैं? देखिए, नॉन मेडिकोस में जैसे पर्यावरण है, हम्म। तो पर्यावरण केवल त्रिवेणी, पंचवटी, नवग्रह वाटिका लगाना, पानी का तालाब ठीक कर देने से पर्यावरण ठीक नहीं होगा। प्रत्येक घर की भूमिका इसमें चाहिए, जी। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका वो पर्यावरण हित ऐसी होगा। तो आरोग्य भारती का एक चैप्टर ये है। दूसरा, आयुर्वेद का बढ़ावा आज हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन वनौषधियां समाप्त हो रही है। तो वनौषधियों के प्रति भी चिंता, प्रचार प्रसार करने वाला ये भी एक भाग हो सकता है। तो समाज में योग विषय भी स्वास्थ्य के लिए आधार है। बिल्कुल। ऐसे घरेलू उपचार भी उसमें है, तो फर्स्ट एड में एलोपैथी, इनका भी सहारा लेना पड़ता है। तो समाज के सभी बंधु स्वास्थ्य के बारे में जागृति पैदा करें। तो ये जरूरी नहीं केवल डॉक्टर जो उपचार करते हैं उसको हम इलनेस व्यवस्था बोलते हैं, बीमार होने के बाद का। लेकिन जिन कारणों से मनुष्य बीमार हो रहा है वो कारण ही ना हो, समाज को उसके प्रति जागरूक किया जाए। तो इसमें सभी समाज का सहभाग चाहिए, जब डॉक्टर है चाहे डॉक्टर नहीं है, सबको। और पहले एक समय हमारी माताएं, दादी नानी के नुस्खे सुने होंगे, वो माताएं स्वास्थ्य के प्रति बहुत कुछ जानती थी और सास बहू को प्रशिक्षित करती थी, और भारत में ये वातावरण था। आज ये वातावरण कमजोर हो गया, रसोई थोड़ी उस लाइन से हट गई, तो सारा प्रेशर हॉस्पिटल पर आ रहा है। तो इस करके केवल डॉक्टर के कारण से स्वास्थ्य ठीक हो ऐसा नहीं, वो हमारा बेस है, लेकिन सारे समाज का योगदान चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात संजीवन जी ने कही है इस चर्चा में कि व्यक्ति बीमार होता है उसके बाद चिकित्सक उसका उपचार करते हैं, लेकिन हमारे घर की जो रसोइयां हैं वो रसोई अपने आप में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरोग्य का काम करने वाली है। उस रसोई में अलग अलग प्रकार के ऐसे मसाले हैं, विविध सामग्रियां ऐसी हैं कि जो आपको आरोग्य देती हैं, आपको बीमार होने से बचाती हैं। और केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने कोविड के समय ये देख लिया कि भारत की रसोई अपने आप में कैसे आपके अस्पतालों से भी बड़ा काम कर सकती है। उस रसोई में जो अदरक है, उस रसोई में जो अलग अलग प्रकार के मसाले हैं, हल्दी है, जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और दादी नानी के जो नुस्खों की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आता है कि वो एक परंपरा चली आ रही थी लंबे समय से। अब कहीं ना कहीं बीच में जो कुछ अवरोध पैदा हुए हैं उनके कारण जो समस्या है, तो उस समस्या का निराकरण करने का काम आरोग्य भारती कर रही है। आपने जैसे बताया पर्यावरण की बात, आपने बताई कि पर्यावरण के माध्यम से भी हम स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। वनौषधि एक बड़ा विषय है अपने आप में, चूंकि मेडिकल फील्ड की बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो एलोपैथी ने एक प्रकार से घेर रखा है। आयुर्वेद की जो स्थिति एक दौर में जो हुआ करती थी भारत की, अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा स्तर उतना नहीं रहा है। कई सारे कारण हो सकते हैं, वनौषधि भी उनमें से एक कारण हो सकता है। वनौषधि को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि खासतौर पर आरोग्य भारती क्या कुछ विशेष क्या ऐसा है, जो भी औषधियां बनती है वो वनौषधियों से ही बनती है, जड़ी बूटियों से ही बनती है जी। लेकिन आयुर्वेद का रुझान बढ़ रहा है, भारत में नहीं दुनिया में बढ़ रहा है। लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है और उनका उपयोग भी कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, 2014 में $2 बिलियन का आयुर्वेद का व्यवसाय था, और पिछले जुलाई में 24 था, और अभी आप देखेंगे तो 42 पॉइंट समथिंग पहुंच गया एक साल के अंदर। रुझान आयुर्वेद का $1 बिलियन कह रहा हूँ, बहुत बढ़ रहा है। लेकिन मैं हिमाचल देखता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र, किसानों के खेत देखता हूँ, वनौषधियां समाप्त हो रही हैं, क्योंकि लोगों को उन औषधियों का परिचय नहीं रहा। तो वो खरपतवार समझकर या तो औषधीय पौधों को काट रहे हैं या उखाड़ रहे हैं। इसलिए स्कूल, कॉलेज, सभी समाज के बंधुओं को अपनी औषधियों से परिचय करवाना जरूरी है। तो आरोग्य भारती ने एक पूरा एक विषय रखा है कि हमारा समाज के सभी बंधु अपनी औषधियों से परिचित हों और उनकी रक्षण करने के लिए आगे बढ़े। और इसलिए
तो ये वनौषधियों से परिचय करवाने के लिए कोई कार्यशालाएं वगैरह रखते होंगे? हाँ, जब हमारी बैठकें होती हैं, समाज के बंधु होते हैं, तो हम कार्यशालाएं करते हैं, उनको शिक्षण देते हैं। और हमारी टीम में एक वनौषधि पौधों के प्रचार का एक व्यक्ति रहता है, जिसको अधिकारी बोलते हैं। अच्छा। हमारी टीम में वनौषधि पौधों का प्रचार का मुखिया है, यानी उस विषय को हेड कर रहा है और समाज के बंधुओं में इस विषय को जागृति ले जाने के लिए। दूसरा, हम आग्रह सरकार से भी कर रहे हैं कि जिले में कम से कम एक बड़ी हर्बल गार्डन लग जाए, वनौषधियों का उद्यान लगे, जहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चे एज ए शिक्षण टूर पर जाते हैं ना, एजुकेशन टूर पर, तो उन पौधों को देखने, औषधियों को देखने जाएं, जहाँ पौधों का परिचय भी लिखा हो, औषधि उपयोग भी लिखा हो। परिचित होंगे तो घर आंगन में, खेत में जो उग रही हैं औषधियां, उनकी वो रक्षा करने की ओर बढ़ सकते हैं। तो रुझान बढ़ रहा है। सामान्य परिवारों की बात करें तो ये देखा जाता है कि हर एक घर में तुलसी का पौधा मिल जाता है और सुबह शाम उसकी पूजा भी हो जाती है। कोविड के समय पर गिलोय का खूब नाम हुआ और लोगों ने पहचाना जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि एक तो तुलसी हो गई, एक गिलोय हो गई, ये घर घर में लगती हैं और हर एक व्यक्ति इसका अपनी सुविधानुसार उसका उपयोग भी कर लेता है। इनके अलावा ऐसी और कौन सी आपको वनौषधियां लगती हैं जो दिखती हैं, जो सामान्यतः घरों में? नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिसकी औषधि नहीं बनती है। तुलसी माता का आम समाज में परिचय है, पूजा करते हैं। वैसे तो हमारे मंत्र अनुष्ठानों में, रीति रिवाजों में, हमारा समाज में संस्कृति ऐसी जो प्रकृति से जुड़ी है, मंत्र भी ऐसे है, ओम देहु शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी, यानी प्रकृति से जोड़कर हमारी पूजा पाठ अनुष्ठान जोड़ा है। तो घर आंगन बालकनी छत में जितनी जगह है, हमारा कहना औषधीय पौधे लगने चाहिए। इससे जहाँ पर्यावरण अच्छा होगा वहाँ औषधि उपयोग भी हो सकेगा। देखिए, जो गिलोय है, कोरोना से पहले मैं देखता था लोग केवल पशुओं को खिलाते थे, गाय भैंस को खिलाते थे। आज सबसे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली औषधि है तो गिलोय हो जाती है। गिलोय सत्तो, गिलोय आदि 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 सब कुछ उससे पैदा हो रहा है। तो ये औषधियां समाज में हैं, कोई भी वनौषधि ऐसी नहीं है जिसका उपयोग स्वास्थ्य में नहीं होता है। ये लगनी चाहिए, आवश्यकता है कौन सी औषधीय पौधा कितनी जगह लेता है। अगर जगह थोड़ी है तो उतनी लगनी चाहिए, ज्यादा है तो थोड़ा बढ़ जाए। बड़े वृक्ष भी हैं तो खुली जगह में लगनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी जो है वो वनस्पति ऐसी नहीं है कि जो किसी काम नहीं आती हो। हमारे यहाँ कहा जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र बनाने के काम नहीं आता हो। कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिससे कोई औषधि नहीं बनती हो, और चराचर जगत में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। इन सब को योजना पूर्वक काम लेने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है, और ये दुर्लभ कार्य कर रहा है आरोग्य भारती। जिस तरीके से अभी हमारी चर्चा चल रही है श्रीमान संजीवन जी से, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जैसे ये दो औषधियों की तो हमने सामान्य रूप से बात कर ली, आरोग्य भारती निश्चित रूप से घर घर में जो है वो वन औषधियों को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता होगा। तो कोई 3, 4, 5 और ऐसी औषधियां आप बता सकते हैं जो घर घर में लोग लगाते होंगे? हमारे कार्यकर्ता पीपीटी बनाकर एक एक पौधे का चित्र दिखाकर उसके औषधीय गुण ये वो सब कुछ लगाते हैं। जैसे हल्दी है, कितना एंटीबायोटिक है, हर काम में हल्दी काम आती है। ये जो अदरक है, ये कितने काम की चीज है। मतलब जीरा है, धनिया है, ये औषधियां हैं। अब धनिया है, कितना थायराइड के लिए इसका उपयोग है। पेट में आफारा हो जाता है, अब जीरा चबाइए, गर्म पानी पीजिए, आफारा शांत हो जाता है। केवल बड़ी बड़ी औषधियां नहीं है, रसोई में रखा हर मसाला औषधि है। पर उपयोग कैसे किया जाए? ये इसके लिए फिर हमारे यहाँ हम कहते हैं आयुर्वेद का ज्ञाता यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर, और रसोई के लिए अगर लेडी डॉक्टर मिलती है, क्योंकि माताएं रसोई संभालती है, उनको घरेलू उपचार का शिक्षण देने के लिए लेडी डॉक्टर विषय तैयार करके उसको शिक्षण का काम कर रही है। और हमारी टीम में घरेलू उपचार एक विषय है, उसकी हेड लेडी और जेंट्स भी हो सकते हैं, बस ज्यादा रसोई माताएं संभालती है तो लेडी डॉक्टर उसको नेतृत्व देती है, और ये जागृति पैदा की जा रही है। अच्छा, तो औषधियां तो बहुत हैं कई प्रकार, पर रसोई में रखा हर जीरा मसाला जो औषधियां है। तो आरोग्य भारती के यदि हम संगठन की बात करें तो
किस प्रकार की गतिविधियां सामान्य रूप से रहती हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहते हैं? जैसे इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारी बात हुई क्रीड़ा भारती के कुछ पदाधिकारियों से, उन्होंने बताया कि जैसे संघ की 1 घंटे की शाखा होती है, वैसे क्रीड़ा भारती में जो है वो खेल केंद्र चलाए जाते हैं। तो ऐसे आरोग्य भारती जो संगठन है, संगठन का तंत्र आपने बनाया होगा, जिलों में पदाधिकारी होंगे, तहसील में होंगे, प्रांत स्तर पर होंगे, लेकिन वो क्या बैठकों में ही मिलते हैं या फिर उसके अलावा उनका मिलन का क्या कुछ कोई सिस्टम बना हुआ है, या फिर समाज में आप किस तरह से इस विचार को लेकर? बैठक में तो केवल योजना बनती है, उनको एक दिशा मिलती है, कार्यक्रम बनाते हैं। बाकी आरोग्य भारती 27 विषयों पर काम कर रही है इस वक्त। उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम एक पूरा विषय है। आधा समाज तो माताओं का है। माताएं रसोई भी संभालती है, घर का पर्यावरण भी देखती है, वनौषधि, बच्चों का संस्कार भी देखती है, दिनचर्या भी देखती है। तो महिलाओं के लिए जागृति के लिए एक विषय है। दूसरा है व्यसन मुक्ति कार्यक्रम। व्यसन आज लत नहीं है, एक रोग बन गया। रोग है तो हम निदान का प्रयत्न करते हैं। युवाओं में तो इतना रुचि बढ़ गया है, एक चैलेंज बन गया है। दूसरा है योग द्वारा स्वास्थ्य। जितनी मनोरोग हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस, तो योग केवल आसन प्राणायाम नहीं, अष्टांग योग है। यम नियम में पूरी मॉरल वैल्यूज है, ब्रह्मचर्य की महिमा भी उसमें है। तो सभी जगह ये योग द्वारा स्वास्थ्य है। दूसरा 2 विषय हैं, एक है फर्स्ट एड और एक है घरेलू उपचार। फर्स्ट एड हम चाहते हैं ट्रॉमा सेंटर का एक अच्छा डॉक्टर उसको लीड करता है। युवकों को, युवतियों को, समाज को उसकी ट्रेनिंग, हर व्यक्ति को फर्स्ट एड आना चाहिए। दूसरा घरेलू उपचार भी घर घर का विषय फिर से बनना चाहिए। तो ये जो घरेलू उपचार है, आयुर्वेद का रसोई जो है, ये फर्स्ट एड है। ये घरेलू उपचार फर्स्ट एड फिर से घर घर का विषय बने। दूसरा जो वनौषधि है, उसके लिए एक व्यक्ति, अगर हम चाहते हैं बॉटनी का प्रोफेसर कॉलेज का मिल जाए, उसका अध्ययन अच्छा होता है, वो अच्छा गाइड कर सकता है। ऐसे पर्यावरण में एनवायरमेंट का प्रोफेसर मिले, अच्छा नहीं तो कोई भी कुछ विषय लेकर, खासकर पर्यावरण में हम पेड़, पानी, पॉलिथीन और स्वच्छता पर ज्यादा आग्रह कर रहे हैं। इससे घर घर और प्रत्येक घर इसमें पर्यावरण से जुड़ना चाहिए। एक है परंपरागत वैद्य जो नाड़ी देखते थे, कुछ मंत्र से ठीक करते हैं, जॉन्डिस की दवाई देते, पथरी की दवाई देते। ये वैद्य समाज में आम थे और वो पैसा नहीं लेते थे, जितना जितना दिया उतना काम। आज भी गांव में कोई दवाई देता ना, पैसा नहीं लेते, उसको धर्म से जोड़ते हैं। लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आरोग्य भारती ने एक विषय रखा है, तो एक सीनियर कुशल व्यक्ति इसका मुखिया बनाते हैं, जो ऐसे महापुरुषों से, महानुभावों से मिलकर उनकी बैठक करते हैं। और हम आग्रह करते हैं अपने चॉइस के 4 शिष्य अपने से योग्य बनाओ, ताकि ज्ञान मरना चाहे। ऐसे ही हमारा ये कहना विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें 12वीं तक विद्यालय का एक सीनियर प्रिंसिपल लेक्चरर मिले, तो विद्यालयों की टीम बनाकर कुछ विषय विद्यालयों के टीचरों के द्वारा ही रखते हैं बच्चों के बीच में। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का एक अलग प्राध्यापक। ऐसे मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे, उनको भी दिशा मिल जाए, तो एक वहीं का प्राध्यापक इसमें काम करता है। ऐसे अनेक विषय लेकर के आरोग्य भारती काम कर रही है। डॉक्टर सभी पैथियों का हमारा आधार है, तो उनसे संपर्क करने वाला एक व्यक्ति रखते हैं। कभी कभी उनका गेट टुगेदर हो, और हर काम में हम डॉक्टर मिलते हैं। एक और मैं बता दूं, हम मेडिकल कैंप्स नहीं लगाते हैं, ये इलनेस व्यवस्था है। हम हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। क्यों? हाँ, तो स्कूल में परीक्षण करते हैं, तो देखते हैं बेटियां एनीमिया का शिकार हैं। आम सेवा बस्तियों में, समाज में गर्भवती माताएं एनीमिया का शिकार मिलती है, किसी को थायराइड है। और एक और बात है, गांव की माताएं या बुजुर्ग बंधुओं की क्या मानसिकता है, जब बीमारी यहाँ तक नहीं आती है ना, वो डॉक्टर पास नहीं जाते। लेकिन अगर पहले से ही उनको आगाह कर दिया जाए, तो वो स्वस्थ रहेंगे, संकट से बच सकते हैं। तो हम हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। ऐसे समाज के लिए एक आरोग्य मित्र योजना है। आरोग्य मित्र योजना, आरोग्य मित्र योजना में एक मुखिया रहता है पंचायत का, गांव का, उसके हम 5-7 मित्र बना देते हैं। सबको
ऐसे एक एक विषय है जी। और मुखिया को कुछ विषय ट्रेनिंग देते हैं, मानो थर्मामीटर से टेम्परेचर भी देखना है, शुगर देखना है, बीपी देखना है, छोटे मोटे टिप्स देते हैं। बाकी सामाजिक अवेयरनेस पैदा करने के विषय खड़ा करते हैं आरोग्य मित्र में। जैसे मैं बता दूं 1 मिनट में, तो ये मुखिया एक पंचायत का गांव का है, जी। तो एक टीम में हम फर्स्ट एड का व्यक्ति, एक घरेलू उपचार का, एक वनौषधि पौधों का, एक पर्यावरण का जोड़ते, एक योग के द्वारा स्वास्थ्य है, तो नागरिक कर्तव्य भी सामाजिक स्वास्थ्य है, सुपोषण का विषय देते हैं हम, योग का विषय देते हैं। ऐसे 8 विषय हम एक साथ टीम में खड़ा करते हैं। महीने में एक लेक्चर पंचायत के लोगों को मिल जाए। जब लोगों का रुझान बढ़ता है ना, दौड़ कर आते हैं, नई चीज मिलेगी स्वास्थ्य की। और ये करते करते यही काम विद्यालय में, यही महाविद्यालय में और यही माताओं के अंदर विषय 8 विषय आते हैं, तो समाज के अंदर एक स्वास्थ्य की अवेयरनेस पैदा होती है। और आज वैसे हेल्थ कॉन्शियस तो समाज बना है, पर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो समाज को मालूम नहीं है। जैसे स्वस्थ जीवन में शैली में हम बोलते हैं विरुद्ध आहार नहीं खाना है, तो विरुद्ध आहार का विषय आम समाज को नहीं है मालूम, अब तो लुप्त सा ही हो गया है। तो विरुद्ध आहार ही वास्तव में ये समाज स्वास्थ्य को बिगाड़ने का एक कटोरी में दही रहता है, दूसरी कटोरी में खीर रहती है। बिल्कुल, खाना खा रहे हैं और खीर दे रहे हैं। और खीर और दूध का नमक प्याज से दोस्ती नहीं है। जब दूध के साथ नमक, प्याज, मूली, कटहल, मांसाहार, बैंगन, जामुन खाते हैं तो स्किन के रोग आते हैं, फोड़ी, फिंसी, दाद, खुजली, सोराइसिस, फुलबेरी। सोराइसिस तो खुश्क होती है, खुजलाते, कोड़ियों का देखे होंगे। और फुलबेरी तो ऐसा है, हाथ पैर चेहरा शरीर ही सफेद हो जाता। इसका दर्द तो वो माता पिता महसूस कर सकते हैं जिनके बच्चे अच्छे हैं, पर फुलबेरी हो जाए रिश्ता भी कठिनाई होती है। फिर भिंडी के साथ दही, करेले के साथ दही, दही के साथ प्याज, ये भी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। फिर दही के साथ प्याज भी एक स्किन को खराब सफेद फुलबेरी लाता है। और तो और मेहमान आए तो पनीर की भुर्जिया बना देते हैं। पनीर दूध का गुच्छा है, नमक भी प्याज भी, 3 दुश्मन इकट्ठे होते। पालक पनीर, पालक आयरन है, पनीर ऑक्सैलिक एसिड है, टमाटर जोड़ते ही पथरी तैयार होती है। और किडनी में पथरी, पित्ते में पथरी आम बात है। लेकिन पनीर वास्तव में सब्जी थोड़ी है। ये पनीर तो एक किस्म से प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा। ये रूटीन में सब्जी बनाकर नहीं खाना चाहिए। आज हर जगह पनीर डाला जाता है, मिक्स वेज में पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, मशरूम पनीर। तो ये जानकारी की कमी के कारण कोई माता नहीं चाहती मेरे बच्चे या परिवार के सदस्य बीमार हो। पर हर परिवार में, हर घर में जो है पनीर की सब्जी जो है वो एक लग्जरी आइटम माना जाता है। लग्जरी नहीं है, शादी विवाह में खूब बनाते हैं। अज्ञानता के कारण शादी विवाह से लौटकर आते लोग बीमार होते हैं, दोष देते हैं तेल ज्यादा था, मसाले ज्यादा थे। वास्तव में विरुद्ध आहार खा के आते हैं। तेल पी भी लेंगे तो भी बीमार नहीं होते। ये जो बेमेल खाना खा के आते हैं उससे बीमार होते हैं। समाज अगर जागरूक हो जाए, समझदार हो जाए। तो ये जो विरुद्ध आहार वाली आपने बात बताई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज के दौर में जैसा लगता है कि इतनी जो बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इस विरुद्ध आहार को लेकर क्या कहीं कोई पुस्तक वगैरह कोई ऐसी? आयुर्वेद में बहुत कुछ है, लेकिन अगर सीधा सरल देखना हो तो गूगल में बहुत अच्छे वैद्यों ने जानकारियां डाली हैं। उसमें विरुद्ध आहार लिखते ही बहुत सूची मिलेगी और किसके साथ क्या खाना नहीं खाना मिल जाएगा। लेकिन आयुर्वेदिक जितने ग्रंथ हैं उसमें ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर पढ़ते हैं ना, इनके पास तो पूरा एक चैप्टर आता है विरुद्ध आहार, क्या खाना क्या नहीं खाना। अच्छा। लेकिन आज व्यवहारिक जीवन में नहीं है, समाज कुछ भी कर रहा है। और बताता हूँ, आम का सीजन अभी निकला, आम के खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी लें तो इतना बड़ा फूड पॉइजन होता है कि व्यक्ति संभल ही नहीं पाता, वैद्य में नहीं संभाल पाते। अच्छा। तो ऐसे इसका अध्ययन सबने करना चाहिए। विरुद्ध आहार गूगल पर लिखे और अच्छा लगे तो रसोई में सूची लगानी चाहिए, और अच्छा लगे तो फिर सोशल व्हाट्सएप पर प्रचार करेंगे। मैं कहता हूँ राष्ट्र धर्म का बड़ा पुण्य हो जाएगा, ये समाज को अलर्ट कर पाएंगे। देखिए, भिंडी के साथ दही तो नहीं खाना, लस्सी भी नहीं पीनी चाहिए उसके साथ, कल्चर तो एक ही है ना। लेकिन आज आम फैशन हो गया। अब देखिए
खाना बनाते हैं, माताएं सेवियां ले आती हैं और सेवियों में भी दूध डाल देती हैं, खीर में भी दूध डाला होता है। और तो और खाना खाते के बाद में रसगुल्ला रख देते हैं, वो भी तो गुच्छा ही है। तो नमक भी खाया, प्याज भी खाया और साथ में दूध भी खा लेंगे तो भी किडनी तो खराब होगा, हाजमा खराब। सलाद में भी है, टमाटर और प्याज अच्छे हैं, पर दोनों को एक साथ खाएंगे तो पेट खराब होता है। भिंडी के साथ मूली का सलाद तो भी पेट खराब होता है। और तो और ये जो गाजर के ऊपर अगर नींबू निचोड़ दें तो भी पेट खराब होता है, क्योंकि नेचर अलग है। इसलिए ये फिर से क्रांति लाना पड़ेगी। तो आपने अभी जो पिछले 4-5 मिनट में जो बातें कही हैं उनको देख के तो लगता है कि आरोग्य भारती का जो है एक एक कार्यकर्ता वो हर एक प्रकार से कह सकते हैं वैद्य के बराबर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो गया होगा। नहीं, हम कार्यकर्ता निर्माण कर रहे हैं, अभी उतने लेवल पर काम नहीं आया, लेकिन हम चाहते हैं हमारी टीम में अच्छे डॉक्टर, सभी स्ट्रीम के प्रोफेसर्स, लॉयर्स, व्यवसायी, उद्योगपति, पढ़ा लिखा वर्ग, माता बहनें सभी जुड़े हैं, थोड़े में ये विषय समझ लेते हैं और समाज का प्रबोधन करें। ये हम बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा आरोग्य मित्र योजना के नाते काम हो रहा है उन गाँव में काफी गाँव तैयार हो गए ऐसे, दवाइयों की मतलब वहां आना लगभग शून्य के बराबर हो गया। एक्सीडेंटल केस छोड़ दिया जाए तो गांव में, लेकिन आज शायद ही कोई गांव है जहां दवाइयां नहीं आ रही है, घर है जहां दवाइयां नहीं आ रही है। तो आरोग्य भारती के माध्यम से जैसा आपने बताया कि लोगों का प्रबोधन करने का काम है, उनमें जागरूकता लाने की बात है, तो ये जागरूकता तो किस प्रकार से लाते होंगे? सेमिनार के माध्यम से ही लाते होंगे? देखिए, हम सभी स्कूलों में टीम बनवा रहे हैं। अच्छा। वहां जाते स्कूल में हमारे कोई प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, सीनियर लेक्चर हैं, उनको दायित्व देते विद्यालय स्वास्थ्य। तो 8 विषय जो मैंने अभी बोले वो टीम बनाकर बारी बारी से 15 दिन में 10-12 मिनट का विषय आ जाए। कॉलेज है, विश्वविद्यालय तो हर 15 दिन में तो नहीं हो सकता, पर महीने 1.5 महीने में एक घंटे का एक विषय आ जाए विश्वविद्यालय में। समाज में जैसे पंचायत स्तर पर आरोग्य मित्र योजना है तो उनके द्वारा समाज का प्रबोधन हो जाए। और दूसरा है कार्यकर्ता निर्माण करने के लिए हम सेमिनार बैठकें करके उनका शिक्षण करते हैं और ये समाज को जगाने के लिए हमारे समाज के बंधु काम करते हैं। दूसरा प्रचार का भी, जैसे आप जैसे सज्जन मिलते हैं तो वृद्धाहार की वीडियो क्लिप्स बनाते हैं और कोई पर्यावरण की बना देंगे, वनौषधि पौधों का प्रचार करेंगे। तुलसी माता का प्रचार तो है लेकिन पुदीने का नहीं है, वो भी तो उतना ही है, गिलोय का भी उतना ही है, एलोवेरा का भी महत्व है, करेले का भी महत्व है। एक एक औषधि का अगर गुण बताया जाए, बल्कि ऋतु के अनुसार भी खाने की बात है, तो धीरे धीरे समाज में जागृति आती है और आ रही है। निश्चित रूप से आरोग्य भारती जिस तरीके से काम कर रहा है, देश को सशक्त बनाने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और व्यक्ति स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र जो है, आपका दवाइयों पर, मेडिकल पर खर्चा आपका कम होगा और समृद्धि भी इसी रास्ते से होकर आती है। एक बड़ा विषय आरोग्य भारती के माध्यम से अभी देश भर में चल रहा है। बात करेंगे संगठन की। आप राजस्थान देखते हैं, उत्तर क्षेत्र देखते हैं, तो इस राजस्थान की बात करें खासतौर पर, तो आरोग्य भारती का जो संगठन है वो जिले से नीचे तक पहुंच चुका है या क्या स्थिति है अभी? ऐसा कि राजस्थान जो है अपने संगठन ने 3 प्रांत बनाए हैं, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ है। अभी तक अधिकांशतः प्रांत केंद्रों पर ज्यादा काम था, थोड़ा थोड़ा जिलों में था। अभी मेरा थोड़ा सघन प्रवास हो रहा है तो जिलों में टीमें अच्छी हो रही है। अभी जयपुर जैसे महानगरी है तो 4 भाग हैं, 4 जिला के बराबर हैं, तो 4 जिलों में अच्छी टीम बन गई, बल्कि नीचे नगर हैं उनमें भी संयोजक बन गए हैं। यहाँ लगभग कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है इनका। अभी पीछे मधुमेह मुक्त सप्ताह भी मनाया इन्होंने, आरोग्य मित्र योजना के लिए सेवा बस्तियों के बंधु बच्चे लेकर के उनको भी प्रशिक्षण दिया और यहाँ अलग अलग प्रकार के काम लगातार चल रहे हैं। जोधपुर प्रांत में अभी मैं प्रवास किया पीछे, वहां प्रांत का अभ्यास वर्ग भी हो गया और कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह है। बहुत अच्छे स्तर के लोग, मेरे 11 जिलों के कार्यकर्ता अच्छे स्तर में वहां पर पहुंचे जहां नहीं था। सुदूर बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, उधर से भी कार्यकर्ता, फलौदी से, पाली से और बाली से कार्यकर्ता आए, प्रॉपर जोधपुर के आसपास के। और अब वहां मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर वो लोग लगातार कुछ न कुछ गतिविधि चला रहे हैं और ग्रंथों से बातें लेकर,
खान पीने की बातें भी डालते ये तो हैं। बात आ गई एक प्रकार से, हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, आपने कहा पर्यावरण की दृष्टि से भी आप लोग काम करते हैं। संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग से गतिविधि 2019 में बना थी, उसके बाद भी आपका काम लगभग उसी तरीके से चल रहा है या कुछ काम आपने शिफ्ट कर दिया? ऐसा है कि कुछ काम तो कॉमन जैसे ही होते हैं, पर हमारा फोकस है प्रत्येक घर पर्यावरण का हितैषी बनना चाहिए, प्रत्येक बच्चा बूढ़ा जवान पर्यावरण का भी, यही काम गतिविधि का भी। लेकिन हमने 4-5 बात पर विशेष फोकस कर रहे हैं। जैसे घर में रसोई में सिंक में जूठा बर्तन रात को नहीं छूना, नहीं तो आप डस्टबिन रेगुलर साफ और ढक के रखें, नहीं तो सवेरे जब रसोई में जाते हैं तो वातावरण भी शैला हो जाता है, रखे बर्तन भी खाने की वस्तुएं खराब होती हैं, पानी स्वच्छ होना चाहिए पीने का भी, टंकी का भी, और घर आंगन बालकनी में औषधीय पौधे लगाने चाहिए। और एक और बड़ी बात है, पॉलीथीन घर में नहीं आना है। अगर पॉलीथीन में घर में आया तो बड़े बोतल में अथवा डब्बे में पैक करके रखना, इको ब्रिक्स नहीं, और वहाँ ब्रिक्स बनानी, और वो समाज में पॉलीथीन फैलने नहीं देना। वो समाज में जो जा रहा सड़क में नालों में हाथ से ही जाता है, उसको रिसाइकल को देना, ताकि समाज में, नहीं तो ये पॉलीथीन जब समाज में धरती में जाता है, धरती को कैंसरस बनाता है। और बल्कि ये जो हम गत्ते के गिलास में चाय पीते हैं ना, उसमें गर्म चाय डालते हैं तो बीच में थिन कोटेड बिल्कुल पतला प्लास्टिक है, वो तो चाय को कैंसरस बनाता है। ऐसे ही पानी के नीचे छाननी लगी है प्लास्टिक की, चाय पीते हैं तो उसको भी कैंसर से प्रभावित करता है। खाना घरों से विवाह शादी से लाते हैं ट्रांसपेरेंट लिफाफे में, गरम गरम चावल दालें, वो भी तो प्रभावित हो जाती है। इसलिए ये पॉलीथीन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। हर तीसरे गांव में आज हर उम्र का व्यक्ति कैंसर का मरीज दिख रहा है, तो इसके प्रति अवेयर है। दूसरा, हमारा घर है कीटाणु रहित तो हवन यज्ञ अग्निहोत्र होता है, और सार्वजनिक स्थान पर हमको गंदगी नहीं करनी है, और धरती जल अग्नि वायु पुष्ट रखना है। ये घर घर को हमको जोड़ना है। तो हमारा जो पर्यावरण का फोकस है, प्रत्येक परिवार व्यक्ति इसका हितैषी हो जाए। निश्चित रूप से इस चर्चा में ये भी बात आई कि जो घर घर में आज हम देख रहे हैं कैंसर बढ़ रहा है, पंजाब से एक ट्रेन चलती है, संभवतः भटिंडा से चलती है और शायद बीकानेर तक आती है, नाम कैंसर ट्रेन हो गया उसका, और इतना भयंकर विकराल रूप ये रोग लेता जा रहा है। एक तरफ तो बताया जाता है कि फसलों में जो काम हो रहा है एकदम पेस्टिसाइड्स का, केमिकल का जो काम है उसके कारण, और दूसरा पॉलीथीन, ये एक बड़ा कारण कैंसर का बताया जाता है। जीवन में पॉलीथीन ने इतनी घुसपैठ कर ली है कि बचना बड़ा कठिन है, लेकिन जहां तक हो सके आप उससे बचें। घर में पॉलीथीन आ गया हो तो प्रयास करें कि वो घर के बाहर नहीं जाए, उसको बोतल में बंद करके रख दें, जिससे रिसाइकल के भी वो काम में आ सकती है। और साथ ही साथ इस धरती को हमने माता कहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इस भाव को यदि जिएंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि धरती माता का श्रृंगार पेड़ पौधे हैं, और इस श्रृंगार को खराब करने का काम सिंगल यूज पॉलीथीन करता है। जगह जगह यात्राओं में लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि उनकी सेवा के लिए जो है लोग शरबत पिलाते हैं, लेकिन अगले दिन क्या स्थिति होती है, ढेर लगा होता है सिंगल यूज पॉलीथीन का। उस पॉलीथीन के जो गिलास इधर उधर यत्र तत्र फेंक देते हैं, और उसके कारण जो स्थिति होती है, तो आखिर कैसे पुण्य मिलेगा, ये भी एक विचार करने की आवश्यकता है। संक्षेप में थोड़ा सा आपका जो है वो संघ विचार परिवार के साथ जो काम का आपका अनुभव रहा, उस पर भी बात करेंगे। जो आपका परिचय में देख रहा था तो आप प्रांत प्रचारक रहे, शारीरिक शिक्षण प्रमुख रहे, उसके बाद में आप आरोग्य भारती में आ गए, तो एक संगठन श्रेणी का जो काम था, शाखा बेस्ड जो काम था, उससे फिर आप अलग तरह के काम में आए, कैसे अपने आप को ढाला आपने? नहीं, वो तो संघ का प्रचारक है, जिस तरफ जो काम दिया जाता है उधर केंद्रित करता तो चैप्टर खुल जाता है जी। पहले मैं शाखा का ही काम करता था, और शारीरिक विभाग में सभी विधाएं बिल्कुल व्यवहार में ले आए थे, सब करते ही थे, करवाते थे। अब काम संघ ने ये दिया तो हमने सुना, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वास्थ्य शरीर रहेगा तभी रहेगा ना। दूसरी बात है कि देखिए, जितने संघ के संगठन चल रहे हैं, स्वास्थ्य तो सबको चाहिए। एक मैं निवेदन करता हूँ सबसे कि बाकी संगठन है वो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी है, एक एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर ये जो आरोग्य भारती स्वास्थ्य का काम है, ये वैसा काम है जैसे सूर्य की धूप सबको चाहिए, प्राण वायु सबको चाहिए, स्वास्थ्य तो सभी संगठन के बंधुओं को चाहिए, और इसका कोई विपक्ष नहीं है।
ना पार्टी सर्वधर्म है, विरोध है। हाँ, ना पक्ष है ना विपक्ष है, ना उम्र का भेद है, ना जाति का है, ना अर्थ का है। शिशु जन्म ले रहा है और अंतिम सांस ले रहा व्यक्ति स्वास्थ्य चाहिए। तो ये आरोग्य भारती का विषय तो सबसे, ये मैं कहता हूँ केवल मनुष्य नहीं है, वनस्पति प्रकृति भी पुष्ट रहेगी, प्राणी भी स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आरोग्य भारती का जो लक्ष्य है वो होलिस्टिक है, होलिस्टिक अप्रोच है। दूसरा एक और कहता हूँ मैं बात कि आज कैसे ठीक हो सकता है। वास्तव में मनुष्य की सोच सेल्फ केंद्रित होगी, मैटीरियलिस्टिक होगी। इसके पीछे जो हमारा अध्यात्म था, अध्यात्म मनुष्य को सन्मार्ग पर प्रेरित करता था। आज मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं है, वो कुछ भी खाता है, कभी भी खाता है, कैसा भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्वच्छंदता की ओर रहना चाहता है। तो इंद्रियों पर मन पर बुद्धि विवेक का अंकुश चाहिए। तो ये आत्मा शरीर के माध्यम से परोपकार का काम करती है तो प्रसन्नता मिलती है। सुश्रुत संहिता में परिभाषा क्या है? सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया। यह शरीर का स्वास्थ्य है। कफ पित्त वात सम रहना चाहिए। सम अग्नि 13 प्रकार की है, पर अग्नाशय पैनक्रियास मुख्य है, ये भी संतुलित चाहिए, ना ज्यादा ना कम। धातुएं 7 हैं, जो खाते उससे एक से दूसरी धातु बनती जाती है, ये भी संतुलित चाहिए। और मल मूत्र पसीना भी ठीक आए तो शरीर स्वस्थ है। परंतु आपका एलोपैथी टेस्ट करेगी, सारे टेस्ट ओके मिलेंगे, लेकिन आप प्रसन्न नहीं है। आत्मा इंद्रियां मन भी प्रसन्न चाहिए, टेस्ट सब ठीक है, लेकिन आत्मा इंद्रियां मन प्रसन्न नहीं तो आप स्वस्थ नहीं है। परिभाषा भारत की चिंतन में तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, ये भी ठीक होना चाहिए। अब इसके लिए आज अध्यात्म नहीं रहा, मॉरल वैल्यूज नहीं है, स्व केंद्रित है ना। तो मनुष्य क्या कर रहा, धरती में यूरिया डाल रहा दबकर, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन फल बेल उनको दे रहा है, और केमिकल घोलकर दूध और पनीर तैयार कर रहा है। इस भगवान स्वरूप नारायण को मारकर खुद अमीर होना चाहता है, तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। इसलिए आरोग्य भारती का चैप्टर ये भी है, अध्यात्म से स्वास्थ्य कैसे ठीक होना, और अध्यात्म तो परोपकार में ही आता है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि आज एलोपैथी में आप टेस्ट कराएंगे, हो सकता है सारे पैरामीटर्स पर आप नॉर्मल आए, लेकिन आपका मन कैसा है। ठीक इसी प्रकार की बात मुझे ध्यान आती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब बात करते हैं एकात्म मानव दर्शन की, तो अनेक बार उसमें चर्चा होती है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। ये जो 4 बातें उन्होंने कही हैं, उनका बहुत ही अच्छे से उन्होंने विश्लेषण भी किया है। वो कहते हैं कि आपका शरीर जो है उसका सुख अलग है, लेकिन मन, आत्मा, बुद्धि इनका सुख अलग है। और अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति कोई अच्छी कविता लिखता है और 4 पंक्तियां सुनाता है, सामने से लाखों लोग तालियां बजाते हैं, किसको आनंद आता है। आप भोजन कर रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है और आपसे 1 रोटी मांगता है, आप 1 रोटी उसको निकाल कर दे देते हैं, किसको आनंद आता है? क्या शरीर को आता है? नहीं। मन, बुद्धि और आत्मा जो है, इनको मिलाते हैं तभी जाकर समग्रता की हम बात कर पाते हैं। पश्चिम का विचार केवल शरीर का विचार है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन भारत का विचार समग्रता का विचार है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का विचार है। और इसी विचार को लेकर आरोग्य भारती भी काम कर रहा है। संजीवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार शाखा कब जाना हुआ, संघ से पहला परिचय किस तरह से हुआ? शाखा में मैं 83 में गया, पहले 1983 में हिमाचल में कांगड़ा जिला में जी। तो डीएवी में मैंने प्रवेश लिया था फर्स्ट ईयर में। अच्छा, बीएससी फर्स्ट ईयर जी। तब जाना शुरू। और प्रचारक कब बने आप? 86 में, तब 86 में प्रचारक हो गया, बाकी की पढ़ाई साथ। अच्छा, क्या अध्ययन क्या रहा आपका, पढ़ाई लिखाई क्या हुई? पहले मैंने बीएससी किया, फिर इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर किया। अच्छा। फिर योग में पीजी किया, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना शुरू किया। फिर अधिकारियों ने बोला काफी हो गया, फिर छोड़ दिया। बाकी तो स्वाध्याय से जी। तो 1983 में शाखा जाना हुआ पहली बार, क्या आयु रही होगी उस समय लगभग? तो कॉलेज में जाने वाले कितना, 18 साल के, 18-19 तो पहली बार जो शाखा जाना हुआ, कॉलेज में आप गए, क्या किसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गए, या फिर जो सामान्य रूप से संघ की शाखाओं में खेल, कबड्डी, ये वो सब, तो उसके माध्यम से क्या मन पर किस चीज का ज्यादा प्रभाव रहा शुरू में? नहीं, किसी ने कहा भी नहीं मेरे को, परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं सीधा वहीं पहुंच गया, संघ कार्यालय में पहुंच गया। अच्छा, संघ कार्यालय पहुंच गए, वहां से कहते आइए शाखा चलते, चल गए। अच्छा। हाँ, वहाँ विवाह प्रचारक थे श्रीकंठ जी दिल्ली से, तो उनके साथ परिचय हुआ।
अच्छा। और नंबर मेरे अच्छे थे 11वीं में। तो बस पहले ही दिन उन्होंने मेरे को मुख्य शिक्षक बना दिया। अच्छा, पहले दिन मैंने होता क्या है, हाँ। कहते आपको समझ में आ जाएगा। बस तब से शाखा लगाना शुरू कर दी। मेरे ध्यान में 3-4 दिन में मैंने प्रार्थना याद कर ली थी। अच्छा। और तब से निरंतर। तो फिर 2-3 साल 4 साल आपने शाखा जाते रहे। ये विचार कैसे आया कि प्रचारक बनना है, क्योंकि ये तो एक सामान्य बात नहीं। हमारा घर तो कांग्रेसी परिवार था। अच्छा। और पिताजी तो ज्यादा नहीं, दादाजी जानते थे। लेकिन जब मैंने दादाजी को बताया तो उन्होंने थोड़ा रिएक्ट किया कि ये तो फिरका परस्ती। अच्छा। और मैंने कहा मेरे को तो कुछ खराब नहीं लगा, खराब होगा तो मैं बता दूंगा। तो मुझे कुछ खराब नहीं लगा और फिर चलती रही गाड़ी धीरे धीरे। पहले मुख्य शिक्षक था, एक शाखा कार्यवाह नगर साइन कार्यवाह कांगड़ा में, और फिर धर्मशाला विस्तार किया। धीरे धीरे फिर कब प्रचारक बन गए पता नहीं लगे। अच्छा, तो सीधे संघ से सीधे आरोग्य भारती में जिम्मेदारी मिली या और भी किसी संगठन में बीच में काम करने का अनुभव रहा? संघ में रहा, बीच में सर कार्यवाह माननीय शेषाद्री जी, ओवे शेषाद्री जी, उनके साथ 92 में रहा हूँ लगभग 1 वर्ष। तो उनके सानिध्य में काफी कुछ भारत को देखने का भी और सीखने का भी अवसर मिला। उनके जीवन को इतनी सरलता विद्वता उनमें थी जी, वो देखने समझने का। 1 वर्ष रहना हुआ शेषाद्री जी के साथ लगभग। उनके व्यक्तित्व की कोई प्रमुख 2-3 बातें ऐसी आप बता सकते हैं? स्वयं वो हमारे दर्शकों तक भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा। वो इतना सरल विद्वान व्यक्तित्व था कि समय का पूरा सदुपयोग करते थे जी। यानी बैठक से बैठक आधे घंटे का अंतराल रहता था। उनका पैड लेखनी तैयार रहती थी। कोई भी नया आइडिया आया आकर तुरंत लिख लेते थे और लेखन साथ चलता था। उस समय ये सोशल मीडिया इतना नहीं था। वो पत्र व्यवहार लिखते थे, कुछ मैं करता ड्राफ्ट, कुछ वो बताते थे। तो उनके द्वारा ये कई चीजें मैंने देखी और बहुत आत्मीयता से मतलब उनके साथ थे। हमारे तो सब कुछ ही है, वो माता पिता गुरु जैसी वो सरकारी होवे शेषाद्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह रहे। बहुत सी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी और विद्वान प्रचारक भी थे संघ के निश्चित रूप से। मेरा भी 2 बार 3 बार उनसे मिलने का सौभाग्य रहा और जिस आत्मीयता से और स्नेह से वे मिलते थे निश्चित रूप से। मैं उस समय कॉलेज विद्यार्थी था जब शेषाद्री जी से जयपुर में मेरा मिलना हुआ। एक बात मुझे याद आती है अभी भी कि उस समय उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपकी जो पढ़ाई है, जो कोर्स की पाठ्यक्रम की पढ़ाई है, उसके अतिरिक्त आप क्या पढ़ते हैं? क्योंकि आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें नहीं आएंगी जिससे आप भारत को जान सकें, जिससे आप इसके अलावा साहित्य जो है वो क्या क्या आप पढ़ते हैं। और हर एक विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, उससे आपको एक अलग प्रकार की दृष्टि मिलती है। निश्चित रूप से संजीवन जी ने भी लगभग इसी प्रकार का अनुभव बताया। तो शेषाद्री जी के साथ तो रहना हुआ ही, उनके साथ का अनुभव बताया। और कोई अखिल भारतीय अधिकारी उनके साथ का भी कोई ऐसा कोई अनुभव आपको ध्यान में आता है जो हृदय तक गहराई तक पहुंच गया हो? और ऐसा है कि सभी अधिकारियों का स्नेह ऐसे ही मिलता रहा। तो मैं उनके साथ था तो प्राय बड़े अधिकारियों से मिलना रहता, चाहे सुरेश राव केतकर हो, पूजनीय सुदर्शन जी रहे हो, सबके साथ ही। मतलब अखिल भारतीय अधिकारी तो हृदय से ही सब कुछ नहीं करते हैं। स्नेह तो संघ के कार्य का आधार है, शुद्ध छात्री प्रेम। तो ऐसे संजीवन जी, हमारी ये श्रृंखला चल रही है 100 वर्ष संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। तो हम चाहेंगे कि जो दर्शक हैं या नए स्वयंसेवक हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश इस शताब्दी वर्ष में आप देना चाहेंगे? तो मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर गई है। सबसे मेरा आग्रह है कि स्वस्थ जीवन शैली का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। और पीछे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का एक इंटरव्यू, थोड़ा सा 3 मिनट का क्लिप आ रहा था। उनको शुगर बहुत थी, खाना खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे। और वो खुद कह रहे हैं कि मई 2020 में मेरे एक महात्मा ने, किसी ने मुझे गाइड किया, तब से मैंने जीवन में कुछ अनुशासन लाया। और नित्य वो कहते हैं कि 6 घंटे दिमाग के लिए नींद को देनी चाहिए और 2 घंटे शरीर को स्नान ध्यान व्यायाम को देना चाहिए। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ऐसे पानी के बारे में निश्चित करना चाहिए। और
बहुत लाभ होगा। वो कह रहे हैं मई 2020 से सभी प्रकार की एलोपैथी की दवाइयों से मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूं। और एक मिथ समाज में खड़ा है कि शुगर और बीपी की दवाई जीवन पर्यंत खाना पड़ेगी। और हमारे एक ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं कि मई 2020 से मैं एलोपैथी की दवाइयों से पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ। तो ये जो कुछ नैरेटिव समाज में खड़े हो रहे हैं कि दवाई खाना ही पड़ेगी, हम स्वस्थ जीवन शैली अर्थात समय से सोना, समय से उठना, नित्य व्यायाम करना, थोड़ा ध्यान करना, स्वाध्याय भी करना और खान पान पर तो ध्यान देना, विरुद्ध आहार नहीं खाना, इतना अगर ध्यान दिया, इससे भी बड़ी बात है कि पॉजिटिविटी मन में रखना। जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, क्रोध करता है, चिंता करता है, तनाव लेता है, तो हमारा लीवर, पाचन शक्ति, हृदय, दिमाग सब पर प्रभाव पड़ता है इसका। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तो पॉजिटिविटी रखना, इसके लिए अध्यात्म होना भी जरूरी है। इसलिए भारत का आधार अध्यात्म था। हर परिस्थिति में हम संतुलित रहते थे। आज जंक फूड के कारण से हमारा तन मन भी नई पीढ़ी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए जीवन शैली में कई गिरावटें दिख रही है। तो स्वस्थ जीवन शैली। और अंत में बोलता हूँ, कोरोना काल में ये अमेरिका आदि को बड़ा गुमान था कि हम बहुत स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, सबसे ज्यादा डेथ्स वहीं हुई। लेकिन भारत का इतना बड़ा देश है, समाज है, स्वस्थ जीवन शैली ने गर्म पानी, काढ़ा पीना, योगा करना, प्रसन्न रहना, स्वच्छता पर ध्यान रखना, और हमने कोरोना को मात दे दी। तो आज दुनिया जो है भारत की जीवन शैली का अध्ययन कर रही है, इधर बढ़ रही है। आज आवश्यकता है ज्ञान के साथ साथ इस जीवन शैली को अपने व्यवहार में लाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात संजीवन जी ने कही है कि भारत का जो आधार है वो है स्वास्थ्य है। और निश्चित रूप से कोरोना के समय भी पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार से क्या स्थितियां, क्या घटनाएं घटित हुई, लेकिन आप स्वस्थ जीवनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या के साथ में अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। विरुद्ध आहार से बच के रहें और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए निरोगी शरीर ये पहली आवश्यकता है। और उसके लिए अपने शरीर को निश्चित रूप से आपको समय देना होगा, आहार की आपको समुचित जानकारी रखनी होगी, व्यायाम जो करना है। और जो अष्टांग योग की बात आती है उसमें केवल योग, आसन, प्राणायाम ही नहीं है, उसमें बहुत सारे नियम भी हैं। आप उन नियमों का जब अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से आपका मन भी प्रसन्न रहने वाला है। एक बात और, आज समाज में जो नशा बढ़ रहा है, इससे ना सेहत अच्छी होती है, ना धन बढ़ता है, ना घर की इज्जत बढ़ती है, और क्राइम रेट भी बढ़ता है, एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं। और नशेड़ी व्यक्ति धर्मपत्नी, अपनी नौजवान बेटी बहन की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, परंतु जब लत में पड़ जाता है तो छूट नहीं पाता। 8 साल का बच्चा भी इसके मेरिट डीमेरिट को समझता है, पर मासूमियत में वो बोल नहीं पाता है। लेकिन उसके हृदय पर जो घर के मुखियों के ऐसे व्यवहार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, वो जीवन भर रहते हैं। तो इस समाज को स्वस्थ बनाना है तो नशे से भी मुक्त करना होगा। सारा समाज इस कैंपेन को भी उठाए। निश्चित रूप से व्यसन मुक्ति जो है वो भी बड़ा विषय है और पूरे समाज को इस दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी व्यसन मुक्ति की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ पाएंगे, व्यसनों से समाज को मुक्ति दिला पाएंगे। और इसी विषय के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ इस चर्चा को हम विराम देंगे। संजीवन जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, जिनके संघर्षों के साथ, जिनकी मेहनत के बलबूते संघ एक बीज से बनने लगा वट वृक्ष। तो बने रहिए हमारे साथ, इस श्रृंखला को देखते रहिए, अपने कमेंट से हमें अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।